हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। हमने नर्वस सिस्टम चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले हमने स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट आ चुका है और आज हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। कल हमने नर्वस सिस्टम के बारे में एक जनरल आइडिया लिया जिसमें हमने नर्वस सिस्टम के फंक्शन पढ़े, नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स का होता है और नर्वस सिस्टम क्या क्या करता है, वो सब हमने कल की क्लास में पढ़ा दिया है। ठीक है, जिसने वो क्लास नहीं देखी है वो प्लीज एक बार वो क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि उससे क्या होगा, आज वाली टॉपिक हमें बहुत इजी समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत लोग कहते हैं कि ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, मोस्ट इजिएस्ट चैप्टर है। ओनली थिंग इज दैट इट रिक्वायर्स योर फोकस। तो अगर आपका फोकस नहीं होगा तो ये आपको टफ लगेगा, अदरवाइज ये कोई इतना टफ चैप्टर नहीं है। हमें पहले नर्वस सिस्टम क्या होता है ये समझना है, नर्वस सिस्टम कितने पार्ट से मिलकर बना है और उस पार्ट्स में भी क्या क्या, और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि हम जो करते हैं, हम हमारा जो नेचर है या जो हमारे साथ साथ रोजमर्रा में होता है, वो सब किसके कंट्रोल में है, ब्रेन के। तो आज हम ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, और कल हमने क्या पढ़ लिया था, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया था, जिसको न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। और हमने बता दिया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम शब्द जहां पर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। अब ये नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, मैंने कल बताया था, ये करता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट। तो जो भी नर्वस सिस्टम होता है, तो नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी को समझो एक तरीके से यही चला रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है और कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। और मैंने ये भी बता दिया था कि इसके तीन पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसको सीएनएस, पीएनएस और एएनएस भी कहते हैं। ठीक है, ये सब कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था। और हमने कुछ ब्रेन के बारे में भी पढ़ लिया था, ब्रेन का वेट कितना होता है, ब्रेन की लोकेशन कहाँ होती है, मेल में कितना होता है, फीमेल में कितना होता है, बच्चों में कितना होता है, तो ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज हम ब्रेन का आगे का पार्ट कवर करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जो ब्रेन होता है ना, वो कितना सोच सकता है, उसको उसके पास कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, ये सब की सोचने की, विचारने की, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, तो उसको कहते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। तो जो ह्यूमन की जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो है 1450 सीसी। सीसी मतलब क्रेनियल कैविटी। ठीक है, आज से कई साल पहले की बात है, जब क्या होते थे, जब पत्थरों से आग निकाली जाती थी या जब कुछ सभ्यता नहीं थी, तो तब क्या था, तब उनका था 350 सीसी। 350 सीसी मतलब 350 क्रेनियल कैपेसिटी ही उनके पास थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, लोगों ने अपना ब्रेन का यूज करके कितना कैपेसिटी कर लिया है, 1450 सीसी। और आगे अगर अभी और भी अगर हम अपने इस कैपेसिटी का और यूज करते जाएं तो ये क्या हो जाती है, ये क्या होती है, बढ़ सकती है। ठीक है, तो जो हमने ब्रेन पढ़ा था उसमें सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो सेल्स होते हैं, ब्रेन सेल्स होती है, उनको क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व सेल्स कहते हैं। ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं। लगभग 1000 बिलियंस न्यूरॉन किसमें होते हैं, ब्रेन में होते हैं। और जो इनका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म से, कितने न्यूरॉन्स होती हैं, और जो उसकी बेसिक या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ब्रेन की, वो कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है। जैसे ये जो ह्यूमन ब्रेन है, ये ब्रेन कितने पार्ट्स में मिलकर बना है, ये मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया है कि जो ह्यूमन का ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये कल की क्लास में पढ़ चुके हैं हम, मैं अभी एक बार दोबारा से रिवाइज कर दे रही हूँ। जो फोर ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। मिड ब्रेन का एज सच कोई पार्ट नहीं होता है, हाँ, लेकिन इसमें एक ऐसा पार्ट होता है, इसके अंदर ही एक पार्ट होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं, पोन्स वेरुलाई, मेडुला एब्लोंगेटा, सेरेबेरम। ठीक है, अब ये देखो, इसमें देखते हैं, ये देखो ब्रेन, ये क्या है, एक पूरा ब्रेन है। जो फोर ब्रेन होता है वो होता है सबसे बड़ा पार्ट। ठीक है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, फोर ब्रेन। ये जितना भी पिंक कलर का दिख रहा है ये क्या है, फोर ब्रेन है। और उसके बाद होता है हाइंड ब्रेन, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन जो मिड ब्रेन होता है वो सबसे छोटा होता है।
अगर पूछ देंगे कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो फोर ब्रेन, और सबसे छोटा मिड ब्रेन, ये बीच में होता है एक छोटा सा। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक एक करके सारे पढ़ लेते हैं, फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोर। फोर ब्रेन देखो क्या है, मैंने अभी बताया था कि ये लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें कितने पार्ट होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। तो जो थैलेमस होता है वो क्या करता है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, सेंसरी ऑर्गन आपको पता ही होगा 5 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, नोज, आईज, ईयर, टंग और स्किन, ये 5 टाइप के हमारे क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं। उनमें से जो थैलेमस होता है वो किसको कंट्रोल करता है, 3 सेंसरी ऑर्गन को, कौन कौन से, टंग, नोज और स्किन। कहने का मतलब है कि हम क्या खा रहे हैं, हमें टेस्ट किससे पता चल रहा है, जब हम जैसे ही खाते हैं तो सिग्नल कहाँ चले जाता है, ब्रेन के। ब्रेन के भी कौन से पार्ट में, फोर ब्रेन में, और फोर ब्रेन के भी थैलेमस पार्ट में। तो टेस्ट का और स्मेल हमें दूर से पता चल जाता है कि हम आंख बंद करके भी पता कर सकते हैं कि हमारे सामने कौन सी चीज रखी है, तो वो स्मेल से। तो ये स्मेल क्या हो रही है, हम सूंघते हैं और सिग्नल डायरेक्ट कहाँ जाता है, थैलेमस के पास जाता है, और वो बताता है कि इसको ये क्या है। ठीक है, ऐसे स्किन, स्किन मतलब बाहर से, जैसे बाहर से क्या हो रहा है, कुछ भी गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, कुछ चुभ रही है कोई चीज, और एक होता है एक्सटर्नल पेन। एक्सटर्नल पेन मतलब बाहर से, कोई भी हम क्या कर रहे हैं, या तो हमें क्या होता है, हमारा हाथ जल गया यहाँ पर, या किसी ने पिन लगा दी, या किसी ने, या हमारा हाथ रगड़ गया, कुछ भी हो रहा है, बाहर का कोई पेन अगर हमें हो रहा है, तो वो फील कौन करवाएगा, ये सारा सिग्नल कहाँ जाएगा बस, और वो बताएगा कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे हाथ में कोई पिन चुभ गई, तो सबसे पहले ये जो सिग्नल होते हैं वो कहाँ जाते हैं, हमारे थैलेमस में जाते हैं, और वो बताता है कि पिन चुभ रही है, आप हाथ हटाओ। इसका मतलब क्या होता है, ये सब चीजें कौन करवाता है, थैलेमस करवाता है। उसी तरह हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है, ये क्या करता है, इंसान को, जैसे जैसे क्या होता है, लोग अलग अलग तरीके के गाने बना देते हैं, दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है, दिल ये है, दिल वो है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। दिल का काम, दिल कभी टूटता नहीं है, दिल कभी जख्म नहीं देता, दिल पर कभी जख्म नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि दिल का एक ही काम होता है, दिल का काम होता है ब्लड को पंप करना। और ये जो इमोशन आते हैं वो दिल से कोई रिलेशन नहीं है, उसका सारा रिलेशन किससे है, हाइपोथैलेमस से। क्योंकि जितने भी हमारे इमोशंस हैं, जितने भी हमारा एंगर है, जितना भी हमारा, देखो हमें क्या हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हम हंस रहे हैं, हमें नींद आ रही है, हमारी हॉबीज जो जो है, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, हमारा मूड खराब है, चाहे हमें किसी पे प्यार आ रहा है या किसी पे नफरत आ रही है, तो ये सब चीजें क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है, हमारे जो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है। और इंटरनल पेन मतलब जैसे हमारा सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, हमारे अंदर चेस्ट पेन हो रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, इंटरनल पेन हो रहा है, तो इसके सिग्नल्स हमारे कहाँ जाएंगे, हाइपोथैलेमस में। लेकिन जो एक्सटर्नल पेन हो रहा है, कहीं से कोई चाटा मार दे रहा है, या कोई कीड़ा काट ले रहा है, तो जो बाहर से पेन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल पेन। जो सिग्नल कहाँ जा रहे हैं, जिसके थैलेमस में जा रहे हैं। और जो हमारा इंटरनल पेन है, कोई भी हमारा बॉडी पार्ट्स पेन कर लेना, अंदर वाला सर दर्द, पेट दर्द, चेस्ट पेन, कुछ भी दर्द अंदर से हो रहा है, तो उसको कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और इसका क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर भी अंदर, इसको थर्मामीटर ऑफ ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, पूरा टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है। और जितने हमारे इमोशंस आते हैं, क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, ये हाइपोथैलेमस ही क्या कर देता है, बहुत दिन तक कभी डिप्रेशन में डाल देता है, कभी खुश कर देता है, कभी कुछ, तो ये सब किसकी है, हाइपोथैलेमस की कारनामे होते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या कहेंगे, ये कहाँ पर होता है, एक ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको कहते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस। कहीं पर भी पिट्यूटरी को कुछ जो हार्मोन्स रिलीज करने होते हैं, तो ये हाइपोथैलेमस उसको कहता है कि ये पिट्यूटरी इसको ये वाला हार्मोन रिलीज कर, ये वाला हार्मोन रिलीज कर। इसका मतलब क्या होता है, पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ये उसका भी मास्टर है, यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे हम, हाइपोथैलेमस। यानी सुपर मास्टर ग्लैंड कौन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। तो मास्टर ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही जो कंट्रोल कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सुपर मास्टर ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, अब समझ आ गया कि हमारी बॉडी में कौन इतने इमोशंस ला रहा है। कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, हमें भूख लग रही है, हमें प्यास लग रही है, हमारा मूड स्विंग हो रहा है,
हमारी हॉबीज, किसी की पेंटिंग होती है, किसी की डांसिंग, किसी की सिंगिंग, तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? ये अगर हम इस फिगर में देखें, ये है सेरेब्रम, ऊपर वाला ये पूरा पार्ट, यहाँ से ये, तभी तो इसको हम क्या कह रहे हैं? लार्जेस्ट कह रहे हैं, सबसे बड़ा सब पार्ट है ये। जैसे मैंने बताया था कि ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कौन सा था? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा सब पार्ट, मतलब उस फोर ब्रेन में सबसे बड़ा कौन सा है? सेरेब्रम। बहुत बड़ा पार्ट है, लगभग पूरा ही कवर कर रखता है, कुछ भाग और चीज होते हैं। अगर हम इसको ऐसे करके देखें, इसके बीचों बीच क्या होता है? दो हेमिस्फीयर होते हैं, जैसे ये ब्रेन है, इसके दो हेमिस्फीयर होंगे, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, ये देखो इसमें दिखाती हूँ, ये ये इम्पोर्टेंट भी है, देखो, ये एक ब्रेन हो गया, ये है लेफ्ट सेरेब्रम हेमिस्फीयर, ये है राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर। अब इनको जो बीच में जो जोड़े रखता है ना, ये इसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ देते हैं कि दो हेमिस्फीयर को कौन जोड़े रखता है? कॉर्पस कॉलिसम। ठीक है, और इसके अंदर एक इस तरीके से लिक्विड भरा रहता है, तरल भरा रहता है, जिसको कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये भी आ जाता है। ये क्या करता है? जो हमारा ब्रेन होता है उसको किसी भी बाहरी धक्के से या किसी भी चीज से क्या करता है? ये जो फ्लूइड होता है ये बचाए रखता है। ठीक है, उसके बाद, और ये जो सेरेब्रम होता है ना, ये क्या होता है? हमारी इंटेलिजेंट, हम कितने इंटेलिजेंट है, या हमारी मेमोरी कितनी शार्प है, या हम कितने इमोशनल हैं, ये सब चीजें कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम करता है। देखा, रिस्पॉन्सिबल थॉट, हमारे माइंड में कितने तरीके के थॉट्स आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, वो सब किसकी वजह से आते हैं? सेरेब्रम की वजह से। अब देखो ये क्या है? एक सपोज पूरा सेरेब्रम है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है ये। एक होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और एक होता है हिप्पोकैम्पस। ठीक है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो लार्ज पार्ट है और जो हिप्पोकैम्पस है वो स्मॉल पार्ट है। ठीक है, अब जो हिप्पोकैम्पस है वो तो हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन मतलब क्या होता है? जैसे हमारी कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होती है ना, तो हमारी जो कंप्यूटर में क्या होता है? जितने भी इमेजेस होती हैं, जितने वीडियोस होते हैं, जितनी फोटो, जितना जो भी कुछ होता है, वो कहाँ जाता है? हमारी हार्ड डिस्क में जाता है। अगर हार्ड डिस्क किसी तरीके से खराब हो गई तो वो कंप्यूटर फिर किसी काम का नहीं है। उसी तरह क्या होता है? हमारे ब्रेन में भी एक हार्ड डिस्क होती है, जिसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस। यहाँ पर क्या होती है? हमारी जितनी भी मेमोरी होती है ना, वो स्टोर रहती है बचपन से लेके अभी तक की। तभी तो हमें बचपन का चीज भी याद रहता है, कि कब हम अपने पहले क्लास में गए थे, कब हमारा फर्स्ट फ्रेंड बना था, या कोई भी पुरानी चीजें हमें याद रहती है। ठीक है, जो हिप्पोकैम्पस होता है उसको हार्ड डिस्क कहते हैं, कहा था मैंने, यानी मेमोरी इसमें स्टोर रहती है। अगर इसमें किसी भी वजह से क्या हो गया, मैम, ये जो हार्ड डिस्क है खराब हो गया या हिप्पोकैम्पस खराब हो गया, तो एक डिजीज हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? एमेंसिया। एमेंसिया मतलब होता है टोटल मेमोरी लॉस। यहाँ पर क्या होता है? किसी भी तरह की क्या होती है, हमें हमारी मेमोरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स 4 लोब में डिवाइड रहता है, फ्रंटल, पेरिटियल, टेम्पोरल और ओसिपिटल। ये देखो, फ्रंटल, पेरिटियल, टेम्पोरल और ओसिपिटल, ये क्या है? 4 टाइप की क्या है? लोब्स हैं। ये यहाँ पर भी दिख रही होंगी। ये है पेरिटियल लोब, ये है फ्रंटल, ये है टेम्पोरल, ये है ऑसिपिटल लोब, और इसी के नीचे क्या होता है? सेरिब्रम होता है, और यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है, और इसके ऊपर क्या होते हैं? यहाँ पर इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। इसको ब्रेन का तना या ब्रेन की पूंछ भी कहते हैं। इससे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे ब्रेन स्टेम, देखो ब्रेन स्टेम क्या है, किस किस चीजों से मिलकर बना होता है? ये मिड ब्रेन, पोन्स वेरेलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा। देखो कैसे, तो ये क्या होता है? मिड ब्रेन होता है, जो मिड ब्रेन के नीचे क्या होता है? पोन्स वेरेलाई, उसके नीचे होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, और उसके नीचे होती है हमारी स्पाइनल। तो ये वाला पार्ट क्या होता है? ये होता है ब्रेन स्टेम। ठीक है, और इस ब्रेन स्टेम से क्या हो जाता है? सेरेब्रम जुड़ा रहता है, और ऊपर वाला पार्ट हमारा फोर ब्रेन रहता है। ठीक है, ये वाला फोर ब्रेन, और ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। तो ये समझ आ गया कि जो जो ब्रेन स्टेम होती है ना, इससे क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस से मिलकर बना होता है? जो ब्रेन स्टेम होता है, या ब्रेन की पूंछ, या ब्रेन का तना, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें वो किस किस से मिलकर बना होता है? मिड ब्रेन, पोन्स विरेलाई और मेडुला ऑब्लंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इस तरीके से। मैंने इसलिए यहाँ पर डिनोट किया है कि ब्रेन स्टेम होता है वो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला से मिलकर बना हो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस फ्रंटल लोब के बारे में। जो हमने 4 तरीके के लोब पढ़े थे, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी करता है, मेमोरी को जन्म देता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग करता है कि क्या डिसीजन लेना है हमें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, कुछ देखा इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो वो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? फ्रंटल लोब। ठीक है। कंसंट्रेशन पावर, हमारी कितनी कंसंट्रेशन, थॉट, क्रिएटिविटी, मतलब जितना भी हमारी मेमोरी और हमारी डेवलपमेंट, हमारे थॉट्स, हमारी हमारी क्रिएटिविटी, ये सब किस पे डिपेंड करती है? फ्रंटल लोब पे। ठीक है। और पेराइटल लोब क्या होता है? जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग होती है, कम्युनिकेशन पावर या मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, ये सब किस में आती है? पेरिटाइल लोब। आप अगर यहाँ पर किसी भी तरह की खराबी या गड़बड़ी हो गई तो क्या हो जाता है? डिसलेक्सिया। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, जो उसमें वो बच्चा था, उसको यही डिसलेक्सिया था। उसको क्या और था? उसका जो लॉजिकल रीजनिंग थी वो बहुत कमजोर थी, वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, मैथ्स उसकी कमजोर थी, कैलकुलेशन नहीं था, लिख नहीं पा रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था, तो वो उसको क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो 2 लोब होते हैं, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब, ये लगभग क्या होते हैं? सेम टाइप के होते हैं। बोथ एक्टिवेट होते हैं। ये कब? जब सब कॉन्शियस स्टेट होती है, मतलब जब हम क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं, तब क्या करता है? ये एक्टिवेट होती हैं। कब? जब टेम्पोरल लोब कब होती है? जब ऑडिटरी रिफ्लेक्स होता है, मतलब जब हम सोए रहते हैं, तो हम सोते हैं तो कोई हमें बुलाता है तो हम अचानक से सुन लेते हैं ना, तो हम मतलब नींद में भी क्या कर रहे हैं? सुन ले रहे हैं। और ओसिपिटल लोब क्या करता है? विजुअल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जब हम देखते हैं तो इसमें यहाँ पर ड्रीम व्रीम आते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हम अपनी स्लीपिंग में भी क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं, इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, मतलब सपने देखते हैं। तो ऑडिटरी तो क्या हो गया? जब हम सपने में भी बहुत सारे, जब हम सोए हैं तो क्या होता है? हमें कोई आवाज दे रहा है तो हम सुन लेते हैं। ठीक है। और जो ड्रीम फॉर्मेशन होता है वो दोनों में ही होता है। अब फोर ब्रेन तो कंप्लीट हो गए। फोर ब्रेन में क्या क्या हो गया? चारों के चारों लोग हो गए। अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के बारे में। एक तो ये क्या है? सबसे छोटा पार्ट है, मैंने अभी बताया था। जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन है उनमें से आई और एयर, 2 सेंसरी ऑर्गन पे ये क्या करता है? ये सिग्नल भेजता है, विजुअल पावर और हेयरिंग पावर। मतलब जैसे हम कुछ भी देख रहे हैं, जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो क्या हो रही है? आई ने तो देख लिया, जो कैमरा था उससे फोटो तो खिंच गई, लेकिन वो कौन है, क्या है? जैसे आप कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, किसी हीरो की मूवी देख रहे हो, आप तो देख रहे हो, लेकिन जो हम ये सिग्नल जब हमारे ब्रेन के मिड ब्रेन में जाएगा तो वो बताएगा कि ये वाला हीरो है या ये वाली मूवी है। तो क्या करता है? और सुनना, जैसे हम बैठे हैं, अगर हमें किसी ने आवाज दे दी अंदर से, तो मम्मी बुला रही है, तो क्या होगा? हमें पता चल जाएगा ना कि वो हमारी माँ की आवाज है। यानी क्या हो जा रहा है? सिग्नल सीधे हमारे ब्रेन पे जा रहा है और हमें बता रहा है कि ये माँ की आवाज है या पापा की आवाज है। तो हमें पता चल जाता है ना कि कौन हमें बुला रहा है, किसकी आवाज है। कितनों की भी आवाज आएगी तो हम उसमें पहचान लेते हैं। तो आवाज और देखना ये किसमें आता है? मिड ब्रेन। ठीक है। इसमें एक देखो, पार्ट होता है, कॉर्बोरा क्वाड्रिजेमिया। जो कॉर्बोरा क्वाड्रिजेमिया है वो 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। ऊपर वाले 2 को कहते हैं सुपीरियर और नीचे वाले को कहते हैं इंफीरियर। तो जो सुपीरियर होते हैं हमेशा सुपीरियर माने ऊपर वाले होता है, तो सुपीरियर होंगे वो विजुअल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जो इंफीरियर कॉलिकुलाई होंगे वो किसके लिए होंगे? वो सुनने के लिए होंगे। ठीक है। अब आया हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी मैंने कहा था 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स विरिलाई और मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरिबेलम क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? लिटिल ब्रेन भी कहते हैं ना, पीछे एक छोटा ब्रेन होता है, कहते हैं छोटा दिमाग होता है, तो ये क्या है? यही सेरिबेलम। इसका काम क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज भी। हम इसका फंक्शन क्या क्या होते हैं? हमारी बॉडी की बैलेंसिंग करना, मसल का कॉन्ट्रेक्शन करना, स्पीकिंग पावर। ठीक है, ये सब चीजें। अब बॉडी बैलेंसिंग मतलब, हम देखो, हम प्रॉपर बैठे हैं अभी, ठीक है, और हमारी बॉडी किस तरीके से खड़ी है, कैसे प्रॉपर काम कर रही है। और जो हमारा मसल कॉन्ट्रेक्शन है, हम क्या कर रहे हैं? हाथ उठा पा रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमारा जो हार्ट होता है वो क्या कर रहा है? बीट कर रहा है, यानी कॉन्ट्रेक्शन, रिलैक्शन, कॉन्ट्रेक्शन, तो वो भी क्या है? मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में आया। उसके बाद स्पीकिंग पावर, हम क्या बोल रहे हैं, हम कितना, जैसे हमें किसी से बात करनी है तो अब हम क्या बोलेंगे, सोचना विचार के जो बात करते हैं वो सब कंट्रोल कौन करता है? सेरिब्रम। तो इससे एक क्वेश्चन बन जाता है कि जब कोई भी इंसान अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका ब्रेन का, तो उसका कौन सा पार्ट क्या होता है? इफेक्ट होता है। जब भी कोई भी इंसान
अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका क्या, जो सेरेबेलम होता है वो क्या हो जाता है, कुछ टाइम के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। और ये जितने भी बॉडी बैलेंसिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्पीकिंग पावर है, ये क्या हो जाती है, उसकी गड़बड़ा जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो तभी देखा होगा, जो आपने, जब भी कोई आदमी अल्कोहल लेता है तो वो क्या होता है, अपना पूरा प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाता अपने शरीर को, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, और उसका क्या होता है, मसल मूवमेंट नहीं हो पाता है प्रॉपर। और वो स्पीकिंग पावर का तो फिर कहो ही नहीं, वो क्या होता है, जो उसके मुंह में आया बिना सोचे समझे क्या करता है, बोलता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, और मसल मूवमेंट मतलब क्या होता है, अगर मान लो वो आदमी कहीं पर गिर गया तो वो फिर पड़ा ही रहता है, वो अपने मसल्स का मूवमेंट फिर वो नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ड्रिंक करता है आदमी तो उसका सेरेब्रम क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, और उसके पास बॉडी बैलेंसिंग नहीं हो पाती है, मसल मूवमेंट नहीं हो पाता है, और स्पीकिंग पावर उसकी कुछ भी हो जाती है। तो अगर मान लो हम ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं तो हमारा क्या है, जो ब्रेन है, जो हमारा सेरिब्रम है, वो काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम अपने पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो गाड़ी पे क्या कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए। सेरिब्रम के बाद क्या आया, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, देखो ये हमारे अंदर क्या होता है, हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इनवॉलंटरी रिएक्शन। अब इनवॉलंटरी रिएक्शंस क्या होती हैं, जो क्या होती हैं, हिंदी में कहेंगे तो इसको अनैच्छिक क्रियाएं, मतलब कि जो हमारी मर्जी से नहीं होती हैं। ठीक है, अब जैसे हमें भूख लग रही है, हमारे सामने खाना पड़ा है, तो हम उसको क्या करेंगे, अपने हाथ से उठाएंगे और खा लेंगे। जब हमारी मर्जी होगी हम खा लेंगे। ठीक है, हमें उधर जाना है तो हम उधर चले जाएंगे अपनी मर्जी से, नहीं है, नहीं मन है तो नहीं जाएंगे, सोना का मन है तो सो जाएंगे। तो ये सब वॉलंटरीज में आती है, लेकिन इनवॉलंटरी क्या होती हैं, जो हमारी इच्छा के बिना हो जाती है। ठीक है, अब ये भी टू टाइप्स की होती है, एक होती है वाइटल इनवॉलंटरी रिएक्शन और एक होती है असेसरी रिएक्शंस। जो वाइटल इनवॉलंटरी रिएक्शंस होती हैं वो तो क्या होती है, जो हमारे शरीर में होती हैं। ये जो इनवॉलंटरी रिएक्शंस हैं, ये हमारे शरीर में नहीं हुई तो हमारी डेथ हो जाएगी, तो ये वो वाली होती हैं। वाइटल इनवॉलंटरी रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं, अगर ये रिएक्शंस अगर स्टॉप हो जाएंगी तो हमारी डेथ हो जाएगी। जैसे कैसे, हार्ट बीट, देखो हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट चलती रहती है, तो हार्ट बीट का मतलब क्या होता है, हार्ट बीट अगर, क्या आप हार्ट बीट को अपने हिसाब से चला पाओगे, नहीं चला पाओगे। ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि आज हार्ट बीट मैंने 70 कर ली तो कल मैं 80 करता हूँ, कल यार बहुत करी थी 100, आज 50 कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं होता है ना। ये जो खुद से होती है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर हार्ट बीट रुक गई तो क्या हो जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी। इसी तरह रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, हम सांस लेना सांस छोड़ना, ये सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, नहीं होगी, तो हम, अब रेस्पिरेशन हम सांस नहीं ले पाएंगे। और ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, अगर ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस रुक गई तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी पार्ट्स तक O2 ही नहीं पहुंच पाएगा, और क्या होगा, और O2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, सेल सारे काम करना बंद कर देंगे और हमारे डेथ हो जाएगी। इसी तरह एक्सक्रेशन, और एक्सक्रेशन भी क्या है, इनवॉलेंट्री है। अगर एक्सक्रेशन क्या हम अपने हिसाब से करते हैं, नहीं होता। अगर एक्सक्रेशन को रोका जाए तो क्या होगा, तो हमारे अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, डंप होते जाएंगे और हमारे अंदर पूरा जहर भर जाएगा, और हमारे लास्ट में डेथ ही हो जाएगी। और डाइजेशन, डाइजेशन क्या, अगर डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारे अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे एब्जॉर्ब हो करेंगे, और उनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा तो कैसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगी और हमारा शरीर काम करेगा। अगर डाइजेशन नहीं होगा तो भी हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जो वाइटल इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं वो ऐसी रिएक्शन होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, लेकिन अगर ये नहीं होंगी तो हमारी डेथ हो जाएगी। इसी तरह जो एसेसरी रिएक्शन मतलब होता है एक तरीके से हेल्पिंग रिएक्शन या सहायक रिएक्शन कह सकते हैं इनको हिंदी में। ये क्या करती है, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं, ये भी हमारी मर्जी से नहीं होती हैं, लेकिन अगर ये रुक गई तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वाइटल में तो क्या होता है, उसमें हम अगर ये प्रोसेस रुकी तो हमारी लाइफ भी रुक जाएगी, लेकिन एसेसरी जो रिएक्शंस होती हैं वो ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो इनवॉलंटरी तो हैं, लेकिन इससे हमें क्या हो जाएगा, हम मतलब हमारी डेथ नहीं होगी। जैसे हिकअप्स मतलब हिचकी आना, अब हिचकी आ रही है, हिचकी क्या आप अपने हिसाब से ले सकते हो, अपनी मर्जी से ले सकते हो, यार ये कल तो 2 हिचकी आई थी आज अब नहीं लेता हूँ, या यार 1 महीने से हिचकी नहीं आई थी आज थोड़ा हिचकी ले लेता हूँ, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। यानी हिचकी क्या है, हिचकी भी इनवॉलंटरी रिएक्शन है, लेकिन अगर ये प्रोसेस नहीं हुई तो क्या हम मर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसे स्नीजिंग, छींकना, अगर आप छींक रहे हो तो ये भी अपने आप से हो रही है, आप जानबूझ के तो नहीं छींक सकते। जैसे कोल्ड होता है, कफ होता है, और बर्प होता है, मतलब डकार आना होता है, फाट आ जाती है, और
और ये ब्लिंकिंग ऑफ आईज होता है। तो ये सब चीजें क्या इनवॉलेंट्री हैं, लेकिन ये नेसेसरी रिएक्शंस है। ये सब कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ठीक है। और नेक्स्ट है पोन्स वेरुलाई। अब पोन्स वेरुलाई क्या होता है? ये एक मीडिएटर का काम करता है। इसका मतलब क्या होता है? ये क्या करता है? ऑर्गन से क्या कर देता है? ऑर्गन से सिग्नल लाता है और ब्रेन को भेज देता है। इसका मतलब ही यही है, कनेक्ट बॉडी ऑर्गन टू द ब्रेन पार्ट विद द हेल्प ऑफ सिग्नल। मतलब सिग्नल्स लाता है ये कहाँ से? कहीं से, जहां जरूरत होगी वहां से सिग्नल लाएगा और जहां जरूरत होगी वहां पहुंचा देगा। जैसे मान लो स्किन है, स्किन कोई बॉडी पार्ट है, वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले स्किन को जिसकी भी जरूरत होगी वो क्या करेगा? ये पोन्स वाली जगह में जाएगा और फोर ब्रेन को मैसेज भेज देगा। ठीक है, फोर ब्रेन जो भी करेगा फिर करेगा। उसके बाद जैसे हार्ट है, तो हार्ट सबसे पहले कहाँ भेजेगा सिग्नल को? पोन्स में भेजेगा और पोन्स फिर क्या करेगा? हिंड ब्रेन को भेजेगा मैसेज। ठीक है। और ऐसे ईयर और आईज, ये क्या करेगा? फिर पोन्स के पास सिग्नल भेजेगा और फिर ये इसको मैसेज भेजेगा कि ये हाइंड ब्रेन के पास। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? स्किन फोर ब्रेन के पास जाता है, हार्ट हिंड ब्रेन के पास, और एयर से जो सिग्नल आते हैं वो किस कहाँ जाते हैं? हिंड ब्रेन में। लेकिन किसके थ्रू? ये पोन्स विलाई के थ्रू। ये बीच में होता है। जैसे हार्ट से कोई भी सिग्नल आ रहा है तो ये क्या होगा? पहले इसके पास जाएगा, ये उसको मैसेज भेजेगा कि ये हो रहा है, अब आप ये करो करके। इसी तरीके से अगर स्किन की बात है तो वो फोर ब्रेन के पास सिग्नल जाएंगे, अगर हार्ट होगी तो हिंड ब्रेन के पास जाएंगे, हेयर या आई होगा तो वो मिड ब्रेन के पास जाएगा। ठीक है। और ये एक कंट्रोल रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी होता है। जैसे अभी हमने मेडुला वाले पार्ट में भी देखा था, वो भी रेस्पिरेशन में कंट्रोल कर रहा था, लेकिन पोन्स वेरुलाई भी कंट्रोल करता है किसमें? रेस्पिरेशन में। ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड करा है क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, दोनों भी दे रखते हैं तो बोथ का ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन केवल एक ही होगा कि पोन्स, तो आंसर पोन्स हो जाएगा। अगर मेडुला आएगा तो मेडुला हो जाएगा, लेकिन दोनों आएंगे तो दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारे किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन के बारे में क्या है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि ब्रेन कैसा होता है, ब्रेन का वेट कितना है, ब्रेन की लोकेशन कहाँ है, ब्रेन के टाइप्स कितने हैं, कितने पार्ट से मिलकर बना है। ये सब मिलकर कल भी जनरल क्लास में हमने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, और आज तो हमने ब्रेन के तीनों पार्ट कवर कर लिए थे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तीनों पार्ट कवर कर लिए हैं। कल हम अब पढ़ेंगे सेल की जो बेसिक यूनिट होती है, न्यूरॉन के बारे में। ठीक है। तो वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन। उस क्लास को पढ़ने से पहले आप पहले आज की और एक प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये दो क्लास देखने के बाद वो वाली क्लास इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है। तो कल हम इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे जो होगा न्यूरॉन। ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय।